नमस्कार। आज हम मुंशी प्रेमचंद के एक बेहद अहम उपन्यास निर्मला पर बात करने वाले हैं। ये 1926 में प्रकाशित हुआ था और इसे एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास कहते हैं। मतलब जो उस वक्त के समाज की असलियत दिखाता है, बिना किसी लाग लपेट के। हाँ, तो हमारे पास जो जानकारी है वो इस उपन्यास का एक अच्छा खासा गहरा विश्लेषण है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इसकी कहानी, इसके किरदार और खासकर इसका जो सामाजिक संदेश है ना, उसको ठीक से समझें। बिल्कुल, निर्मला को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं पढ़ा जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये उस दौर के भारतीय समाज की, खासकर महिलाओं की जो स्थिति थी और दहेज जैसी जो कुरीतियां थी, उनकी एक बहुत ही जबरदस्त कह सकते हैं तस्वीर पेश करता है। चलिए इसको थोड़ा और खोलते हैं, इसकी परतों को समझते हैं। हाँ, तो कहानी की जो मुख्य पात्र है वो निर्मला है। एक पढ़ी लिखी, अच्छे घर की संस्कारी लड़की। और शुरुआत में सब ठीक लगता है। उसकी शादी सुधा के भाई सुधाकर से तय होती है। लेकिन यहीं पर कहानी में पहला दुखद मोड़ आता है। बहुत बड़ा मोड़। दहेज। दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाती और लड़की की मां रिश्ता तोड़ देती है। और ये सिर्फ रिश्ता टूटना नहीं था, इस अपमान से, इस सदमे से निर्मला के जो पिता थे टहल सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है। ओहो। तो सोचिए, एक दहेज की वजह से पूरा परिवार, मतलब आर्थिक रूप से तो टूटता ही है, भावनात्मक रूप से भी बिखर जाता है। हाँ, पिता के जाने के बाद तो जैसे सब कुछ बिखर ही गया। और फिर बहुत जल्दबाजी में निर्मला की शादी एक विधुर वकील से कर दी जाती है, मुंशी तुलसीराम। वो उम्र में निर्मला से काफी बड़े हैं और उनके पहले से 3 बेटे भी हैं। जी। यहीं पर वो बाल विवाह और खासकर बेमेल विवाह का जो मुद्दा है, वो साफ नजर आता है। बिल्कुल। और ये शादी ना शुरू से ही इसमें तनाव रहता है, क्योंकि मुंशी तुलसीराम का जो स्वभाव है वो बेहद शक्की है, बहुत ज्यादा शक करते हैं वो। अच्छा। निर्मला ने सबसे बड़े सौतेले बेटे मनसाराम के साथ माँ जैसा ही बर्ताव करती है। वो बच्चा होशियार भी है और निर्मला के प्रति स्नेह भी रखता है। लेकिन तुलसीराम इस बहुत ही सहज स्वाभाविक रिश्ते पर भी शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ गलत है। अरे। और यहीं पर वो पितृसत्ता वाली सोच, उसका असर दिखता है कि पुरुष का शक कितना हावी हो सकता है बिना किसी वजह के भी। और इस शक का अंजाम भी बहुत भयानक होता है ना। बहुत भयानक। तुलसीराम अपने ही बेटे मनसाराम को इसी बेवजह के शक के चलते घर से दूर भेज देते हैं हॉस्पिटल। ओह। और वहां अकेलेपन में, बीमारी से, शायद देखभाल की कमी से मनसाराम की मौत हो जाती है। ये तो बहुत ही दुखद है। निर्मला पर क्या बीतती होगी। निर्मला तो अंदर तक टूट जाती है इस घटना से। वो खुद को एक तरह से मनसाराम की मौत का जिम्मेदार मानने लगती है। अपराध बोध। हाँ, अपराध बोध। और यहाँ ये भी देखने लायक है कि प्रेमचंद सिर्फ बाहरी दबाव नहीं दिखाते, वो दिखाते हैं कि कैसे तुलसीराम का अपना अंदरूनी शक, उसकी असुरक्षा इस पूरी त्रासदी को अंजाम देती है। समाज की व्यवस्था तो बस एक माहौल बनाती है। सही बात है। मनसाराम की मौत के बाद तो निर्मला की जिंदगी में बस दुख, अकेलापन और गहरा मानसिक दर्द ही रह जाता है। पति का बर्ताव और भी ज्यादा कठोर हो जाता है और जो बाकी 2 बेटे हैं वो भी उससे कट जाते हैं। वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है उस घर में। और कहानी का अंत भी उतना ही दर्दनाक है फिर। लगातार का तनाव, दुख, वो अपराध बोध, इन सब से जूझते हुए निर्मला बीमार पड़ती है और आखिर में मर जाती है। ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी जिंदगी, उसकी थोड़ी बहुत जो शिक्षा थी, उसकी अपनी इच्छा ने, सब कुछ उस समय की सामाजिक व्यवस्था की भेंट चढ़ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रेमचंद ने निर्मला के जरिए उस दौर की कई बड़ी सामाजिक बुराइयों पर सीधी चोट की है। जी। जैसे दहेज की क्रूरता, हम्म। बेमेल और बाल विवाह के भयानक नतीजे, हम्म। महिलाओं का शोषण। हम्म। आप देखिए, निर्मला पढ़ी लिखी है, फिर भी अपने जीवन का एक भी फैसला खुद नहीं ले पाती। हाँ, ये बात तो है। और फिर पुरुषों का वो शक्की मिजाज, जो रिश्तों को कैसे तबाह कर देता है। प्रेमचंद की खूबी यही है कि वो बहुत सरल लेकिन असरदार भाषा में किरदारों के मन की उलझनें, उनकी जो अंदरूनी तकलीफें हैं, उन्हें सामने रख देते हैं। तो कुल मिलाकर निर्मला सिर्फ एक औरत की दुख भरी कहानी ही नहीं है, बल्कि ये उस पूरे सामाजिक ढांचे पर एक तीखा सवाल है जो महिलाओं के लिए बहुत अन्याय भरा था। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं लगती है ना। बिल्कुल नहीं, ये एक सामाजिक त्रासदी है। और देखिए, हैरानी की बात यह है कि आज भी, इतने साल बाद भी, ये कहानी हमें जरूरी लगती है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि जिन मुद्दों को प्रेमचंद ने लगभग 100 साल पहले उठाया था, क्या हमारा समाज वाकई उनसे पूरी तरह उभर पाया है? ये एक बड़ा सवाल है जो आज भी खड़ा है। बिल्कुल सही कहा।
जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए भी छोड़ जाते हैं। आज के समय में भी सामाजिक दबाव और दूसरों की अपेक्षाएं हमारी जिंदगी और हमारे निजी फैसलों को किस हद तक प्रभावित करती हैं या कहें कि नियंत्रित करती हैं, इस पर सोचिएगा जरूर।